जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन यूजर्स को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं। स्क्रीन ब्लैक है जिसपे येलो से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ फिजिकल क्लास में हमारे अचानक से जो है वो मैनेजमेंट ने इंकशाफ किया कि बच्चों के कार्ड नहीं बने हुए, तो फिर उन्होंने बाहर जो है नाका लगा दिया और सारे बच्चों को भगा दिया। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे बचा के लेके आए, इंतजामिया से सिफारिश करके। वो मैसम भाई जिंदाबाद, मैसम भाई वहां पहुंचे हुए थे और थोड़ी देर तक अगर ये कामयाब ना होते तो हम मजीद ऊपर की सिफारिश डलवा चुके थे। तो वो खैर मैसम भाई जो है वो अकेले ही कामयाब रहे। लेकिन आप लोग जिनके कार्ड नहीं बने हुए, अब काइंडली पता है अभी जब फ्री हो तो उसके बाद जाके तसल्ली से वो कार्ड जरूर ले लें, नहीं तो फिर आपको अगली क्लासेस में प्रॉब्लम होगा। जो इससे के बाद 2 बजे वाली क्लास पढ़ रहे हैं, दरमियान में 15 मिनट का टाइम आएगा, उस वक्त वो कर ले। नहीं तो कैंपस से जाने से पहले आप कार्ड जरूर ले लें ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो ज्यादा से ज्यादा। असल में इन्होंने शायद मैसेज किया हो, वो देखा ना हो। कुछ लोगों को मैसेज आया, कुछ को नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा जी कुछ क्लासेस के लिए कार्ड था, कुछ के लिए नहीं था। तो अब जो है वो बाकी जो मेहमान जो आते हैं उनकी उनकी क्लासों में भी जो है ना उन्होंने कार्ड रखा हुआ। ठीक है जी, अब क्या करें भाई, बात ये है कि हम तो कैंपस के कवानीन को फॉलो करेंगे। तो अब इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। सर कौन सा कार्ड? भाई ऑनलाइन वालों यशी आपको वर्चुअल कार्ड इशू किया होगा कॉलेज में। वो जो आपको मैसेज भेजा था ना, वो एक कार्ड है एक तरह का। ऑनलाइन वाले ना सुकून से घर बैठे, बार बार बेइज्जत भी नहीं होते। कम बच्चे आए तो भी कोई मसला नहीं, ज्यादा आए तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन ऑनलाइन वालों को वो फोकस नहीं मिलता। मैं बड़ा कम इस कैमरे की तरफ देख पाता हूँ। ये मैंने शुरू में इनसे एहतजाज रिकॉर्ड कराया था तो उन्होंने कहा नहीं सर बच्चे कह रहे हैं बस सर नजर आ जाए किसी ना किसी शक्ल में ना। ऑडिट की क्लास में ना तो बिल्कुल ऐसे करके ना, बिल्कुल चेहरे पे यूं करके अजीब सा आ रहा होता है, बच्चे उसमें से भी क्लिप निकाल लेते हैं। मतलब टैलेंट ऐसा कोई कमाल है इनका। खैर कहानी को शुरू करते हैं। हम काफी दकीके ऑलरेडी जाया कर चुके हुए हैं। दकीके क्या होते हैं? वक्त का एक यूनिट है मुख्तलिफ तरह के। जैसे पैसे के बहुत सारे यूनिट अब खत्म हो गए हैं। पैसे के पुराने जमाने में चवानी, अठानी, 10 पैसा, 5 पैसा, टका, आना। टका तो अभी भी चल रहा है बांग्लादेश में। हमने कुछ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अंडर इन्फ्लुएंस तब होता है जब पार्टीज, एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट करे। सवाल ये है कि एक दूसरे को क्यों डोमिनेट करती है। हमने कहा कई वजह हो सकती है। हो सकता है वो कोई अथॉरिटी रखता है उसके ऊपर, हो सकता है दूसरा बंदा को भरोसे का रिश्ता रखता है उसके साथ, या हो सकता है दूसरा बंदा बेचारा कुछ बीमारी या इस तरह की हालत में है कि वो डिपेंडेंट हो चुका हो पहले वाले बंदे पे और उस डिपेंडेंट की वजह से गरीब उसकी बात सुनने पे मजबूर हो। इसकी चंद एग्जांपल्स हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। फिर हम एक स्टेप आगे गए थे और हमने कहा था एंडी इन्फ्लुएंस का इफेक्ट वही है जो कोर्शन का इफेक्ट है। जो फर्क आता था वो आता था बेनिफिट्स की रिस्टोरेशन में। कोर्शन में बेनिफिट लाजमी रिस्टोर करने हैं। अंडर इन्फ्लुएंस में अगर पार्टीज आपस में कोई एडजस्टमेंट करें और मजलूम ने ऑलरेडी कुछ ले लिया हुआ है तो हो सकता है वो आपस में तय कर लें अच्छा जो चला गया उसकी ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। तो कोर्शन वाला पूरा खत्म करना पड़ता है, अंडर इन्फ्लुएंस वाला पूरा भी खत्म कर सकते हैं और सिलेक्टेड भी खत्म कर सकते हैं। ये फर्क था और यही फर्क फिर हमने इनके टेबल में भी देखने की कोशिश की थी जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखा था। हमने कहा था कि कॉन्सेंट एक जगह डरा के है, एक जगह जो है मतलब एक जगह मॉरल प्रेशर है, एक जगह फिजिकल प्रेशर है, एक जगह विल डोमिनेट हो रही है, एक जगह जुर्म किया जा रहा है, एक जगह क्रिमिनल लायबिलिटी है, दूसरी तरफ सिर्फ एक सिविल सी बात है कि एक बंदे ने दूसरे को मगलूब किया। कोर्शन में पार्टी करने वाली और पार्टी होने वाली डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में जो पार्टी करेगी और जो जिस पार्टी पे होगा वो वही पार्टी होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज है। फिर हमने कहा था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कोर्शन में मजलूम के ऊपर है, अंडर इन्फ्लुएंस में जालिम के ऊपर है। क्योंकि अगर एक बाप बेटे का रिलेशन है और एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉमन अजम्पशन ये है कि बाप ने अपना फादर होने का फायदा उठाया होगा। अब अगर वो कहे मैंने फायदा नहीं उठाया तो वो मशकूक बात कर रहा है। इसी तरह से एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉमनली अजम्पशन लेते हैं कि जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी नहीं हुई।
अब एक बंदा कहे गुंडागर्दी हुई है तो फिर उसी को साबित करना होगा जो इल्जाम लगा रहा है कि वो गुंडागर्दी हुई है, कोई कोर्शन वगैरह हुई है। कल एक चीज मैंने बड़े ध्यान से आपको बताई थी कि कोर्शन का मतलब हमेशा सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को डरा देना कोर्शन नहीं है। पाकिस्तान के कानून में जो चीज जुर्म है वो जुर्म करना या उस वाले जुर्म की धमकी देना वो कोर्शन है। तो अगर कहीं सिनेरियो में आए कि एक बंदे ने दूसरे को डरा दिया और कहा कॉन्ट्रैक्ट करो, और वो डराना जो है वो बल्कि कई दफा तो लीगल होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बंदा चोरी करके गया और उसकी बीवी को जाके डरा दिया, देखो मैं इसको जेल में भिजवा दूंगा, ये तो एक लीगल डरावा है, ये कोई इलीगल बात नहीं है। जाहिर है अगर एक चोर है वो चोर नहीं चोरी से बाज आएगा तो उसको पकड़ के हवालात में बंद करना होगा। तो ये वाली बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हम आए थे खूबसूरत से टॉपिक पे, फ्रॉड। फ्रॉड में हमने कहा था कि इन 5 में से एक काम बंदा खुद करे, उसका एजेंट करे या उसकी रजामंदी से हो, इस इरादे से कि दूसरे को वो कॉन्ट्रैक्ट में ले आए, धोखा देके। 5 काम कौन से थे? फॉल्स दर्शन, एक ऐसा बोल बोलना जो कि सच नहीं है, ये कह के कि वो सच है, यानी झूठ बोलना। सच छुपाना, सच छुपाने के साथ हम साइलेंस वाले रूल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सच छुपाने से वो कनेक्टेड है, मैंने एरो बना के बताया था। तो सच छुपाने को भी होल्ड करते हैं। झूठा प्रॉमिस, एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा। फिर कोई और एक्ट जो कि धोखा देने के लिए हो, या जहां लॉ ने कह दिया हो कि फलाना चीज फ्रॉड है तो वो फ्रॉड है। अब क्या हर चीज छुपाना फ्रॉड है? क्या खामोश रहना हमेशा फ्रॉड है? कॉन्ट्रैक्ट कहता है नहीं, वहां फ्रॉड है खामोश रहना है जहां दूसरी पार्टी आप पे भरोसा करती थी और वो समझती थी कि आप गलत चीज में कोई नुक्स होगा तो आप उसे बताएंगे, यानी जहां फिड्यूशरी रिलेशन था। नंबर 2, वहां पे खामोशी फ्रॉड है जहां दूसरे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब खामोशी का कोई मतलब है। अगर उस बंदे ने सवाल ही ऐसा पूछा है कि जिसमें बोले तो कुछ और जवाब है और खामोश रहे तो उसका एक मतलब है, तो वहां खामोशी इज इक्वल टू स्पीकिंग, तो दैट इज इक्वल टू स्पीक। तो ये 2 जगह पे खामोश रहना फ्रॉड है। अदरवाइज अगर एक बंदे ने एक बात पूछी ही नहीं तो आप खामोश रहते हैं, कोई मसला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को एक बंदे ने एक बात पूछी, आप खामोश रहते हैं, वो बात इतनी कॉमन है कि आसानी से पता की जा सकती है, तो भी हम कहेंगे कि दूसरे बंदे को इख्तियार नहीं मिला कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके। तो ये फ्रॉड से रिलेटेड हम लोगों ने बातें देखी। अब फ्रॉड के बारे में हमने कहा जी फ्रॉड से होगा क्या? फ्रॉड से वही होगा, अवॉइडेबल हो जाएगा। वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो खत्म कर दे। लेकिन 2 केसेस में फ्रॉड होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। नंबर 1, जहां पे खामोशी रखी दूसरे बंदे ने, था वो फ्रॉड के इक्विवेलेंट ही, लेकिन आप थोड़ी सी तहकीक, बिल्कुल थोड़ी सी तहकीक करके जान सकते थे और आपने तहकीक करने की जहमत ही नहीं की। भाई भरोसे का रिश्ता हो तो और बात है, लेकिन अगर भरोसे के रिश्ते वाला मामला नहीं है, आपने एक बात पूछी, अगला खामोश और आप फौरन से कंफर्म कर सकते हैं और आप फिर भी नहीं कंफर्म करें तो अब कसूर आपका है। क्योंकि लेट द बायर बी अवेयर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, मुश्तरी होशियारबाश, इन सब का एक ही मतलब है कि आंखें खुली उसने रखनी है जो खरीदार है, जो डील करने आया है उसने अपने आप को अलर्ट रखना है और उसको जरा ज्यादा एहतियात दिखाने की जरूरत है। बेचने वाला तो बेच जाएगा चीज, भाई बेचने वाले की चीज में तो 1000 फीचर हैं, कितने बताएगा वो? ये तो खरीदने वाले को ध्यान रखना है कि उसने कौन कौन सा फीचर उसके लिए जरूरी है और किसकी तहकीक करनी है। दूसरा हमने कहा पार्टी ने इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड कंसेंट दे दी। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा दूसरे से घोड़ा खरीदने गया, उसके अस्तबल में एंटर हो रहा था तो अस्तबल के बाहर एक नोटिस लिखा हुआ था, इस अस्तबल में मौजूद तमाम घोड़े बिल्कुल सेहतमंद हैं, जबकि वो सेहतमंद नहीं थे। नोटिस लिखने वाले ने जान के धोखा देना चाहा। जो बंदा अंदर घोड़ा खरीदने आ रहा था उसको परवाह ही नहीं थी बीमार घोड़ा क्या होता है, सही घोड़ा क्या होता है, उसे काले रंग के घोड़े बड़े पसंद थे। वो अंदर आया अस्तबल में ना, उसने वो नोटिस पढ़ा, उसने अंदर जाके देखा, 2-3 उसमें से चूज करके एक अच्छा काला घोड़ा खरीदा और लेके चलता बना। बाद में उसे किसी ने बताया कि तुम्हें पता है कि दरवाजे पे उस बंदे ने धोखे वाला नोटिस लिख के लगाया था जिसमें लिखा था कि इस अस्तबल के सारे घोड़े तंदुरुस्त हैं, जबकि घोड़े तंदुरुस्त नहीं थे। अब इस बंदे की कंसर्न घोड़े का सेहतमंद होना नहीं था, काले रंग का घोड़ा इसे चाहिए था। तो टेक्निकली उसने धोखा दिया, इसने धोखा कैच नहीं किया। अल्फाज समझ आ रहे हैं? इसको कानूनी अल्फाज में हम कह रहे हैं द पार्टी गेव द कॉन्सेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड।
पार्टी ने जो कंसेंट दी है वो उस फीचर पे नहीं दी जहां फ्रॉड हुआ और वो उस फ्रॉड से लाइन था। हाँ, अगर जो फीचर इसे चाहिए था इसमें इसके साथ फ्रॉड हुआ होता, पता लगे उसने कहा था जी काला घोड़ा चाहिए, हाँ जी ये काला घोड़ा जबरदस्त, वो घर आके उसे नहलाया धुलाया, अंदर से ब्राउन निकल आया, उसके ऊपर वो पेंट शेंट करके उन्होंने जी काला। अगर तो उस सब्जेक्ट मैटर, उस मुद्दे में वो जो पर्पस था उसमें धोखा हुआ है तो वो धोखा है। लेकिन अगर उसने किसी और फीचर में धोखा देना चाहा और वो फीचर आपके लिए काम का था ही नहीं, वही बात है कि उसने कहा कि गाड़ी इस रंग की है फलाना, आपको रंग तो चाहिए ही नहीं था, आपको तो बस गाड़ी चाहिए थी। तो अगर किसी ऐसी जगह पे धोखा हुआ है जो धोखा आपको ज्यादा मुतासिर नहीं कर रहा और आपने लाइल्मी में उस धोखे को खाया ही नहीं, उसने धोखा देना चाहा और आपने धोखा रिसीव ही नहीं किया, तो ऐसे में फिर आपको वॉइडेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी। देखिए, वॉइडेबल ऑप्शन ना मिलने का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान का हर्जाना जरूर ले सकते हैं। लेकिन अभी नुकसान के हर्जाने में मैं आगे ब्रेक लगा देता हूँ क्योंकि वो इन चैप्टर्स का कंसर्न नहीं है। हम आगे जाएंगे तो देखेंगे नुकसान कितनी तरह का होता है, कैसे कैसे रिकवर हो सकता है। अभी तक हमें एक बात पता है, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन है कि जब कॉन्ट्रैक्ट सिरे से खत्म हो जाए तो चीजें वापस कर दो। अगर खत्म ना हो और तकलीफ में हो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कौन किसको कितना जुर्माना करेगा, इस पे पूरा चैप्टर पढ़ना है इंशाल्लाह। डन। जितना हमने कल पढ़ा उसमें सामने मौजूद हाजरीन में से किसी का कोई सवाल, फिर मैं ऑनलाइन वालों के सवाल लूंगा। जी, पॉइंट नंबर 2, वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज, ये वाला, साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्वल कहते हैं बराबर को, इक्विवेलेंट कहते हैं मुतरादिफ को। पता नहीं आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, मैथ में दिखाता हूं। ये इज इक्वल टू इक्वल होता है, नहीं यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ये इक्वल टू होता है, इस पे मूछें लगा दें, पता नहीं आपकी मैथ कितनी अच्छी है। इक्वल का मतलब है 100% और इसका मतलब है बहुत करीब, अप्रोक्सीमेटली सेम बात हो रही है। तो इक्वल या इक्वलेंट कहने का मतलब है कि जहां साइलेंस, यहां साइलेंस लिख दिया और यहां लिख दिया स्पीच। स्पीच होता है बोलना, साइलेंस होता है खामोश होना। खामोशी बोलने के बराबर तो नहीं हो सकती, कुछ जगह हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चैप्टर में कोई मसला है तो मुझे बताएं, और आप रहें खामोश, तो मुझे बताएं इस खामोश रहने का क्या मतलब है आपको इस चैप्टर में? आप रहे खामोश, लेकिन इस खामोशी से मैंने मतलब निकाला कि आपने बोल के कहा है सर मुझे कोई मसला नहीं, तो आपकी खामोशी बोलने के मुतरादिफ हुई। इसका मतलब है जब सवाल पूछने वाला एक ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब दें तो कुछ और मतलब निकले, और जिसमें खामोश रहे तो कुछ और मतलब निकले। यानी कि अगर सवाल कह ही रहा हो कि तुम्हारी खामोशी का ये मतलब मुराद दूंगा, हाँ भाई तुम्हारी इस चीज में, ये तुम्हारे इंजन में ये वाला मसला तो नहीं, अगर है तो बताओ, नहीं है तो ठीक है, अगला खामोश है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो कहना चाहता है कि इसमें कोई मसला नहीं है। तो साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां खामोशी और बोलना बराबर हो जाए। जी, यहां से भाई कुछ कहना चाहते हैं। जी, अब फ्रॉड की सूरत में हम कितनी कंपनसेशन मांग सकते हैं? सवाल ये आया कि क्या हम अपनी पसंद की कंपनसेशन मांग सकते हैं? जवाब ये है कि हम आगे जाके देखेंगे कि कंपनसेशन, डैमेज, हर्जाना कितनी तरह का होता है। कुछ वो होता है जो एक्चुअल से रिलेट करता है, कुछ वो होता है जो हम सिचुएशन नहीं, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अगेन अगेन मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए ब्रेक लगवा दिया आपके सवाल को कि अभी हमने कंपनसेशन की किस्में नहीं पढ़ी। एक होती है ऑर्डिनरी, जिसमें जितना नुकसान हुआ उतना मिलता है। एक होता है स्पेशल, जो आपने पहले से तय किया होता है कि देखो इसकी वजह से मुझे उतना नुकसान हो सकता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने दूसरे को ऑरेंज सप्लाई करने थे 100 रुपए के, नहीं किए उस दिन सप्लाई, फ्रॉड कर दिया उसके साथ। मार्केट से खरीदने पड़ेंगे उस बेचारे को ऑरेंज, मार्केट में 130 रुपए का ऑरेंज है, कितने का नुकसान हुआ? 30 रुपए। ये कॉमन डैमेज है, ये कॉमन नुकसान है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसने आपसे ऑरेंज के लिए थे कि उसने एक्सपोर्ट करने थे और आगे क्लाइंट उसको 400 रुपए पर किलो देने के लिए तैयार था, इसने फ्रॉड किया, ऑरेंज टाइम पे सप्लाई नहीं किए। नंबर 1, एक तो ऑरेंज हो गए 30 रुपए महंगे,
नंबर 2, टाइम पे सप्लाई ना मिलने की वजह से उसके एक्सपोर्ट का कंटेनर चला गया बगैर ऑरेंजेस के, 400 का नुकसान हो गया। अब सवाल ये है कि क्या कंटेनर का नुकसान भी इस बंदे से लें या ना लें? जवाब ये है कि शुरू में क्या तय हुआ था। तो इसलिए मैं अभी ब्रेक लगा रहा हूं कि डैमेजेस की कई किस्में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी होगा, स्पेशल होगा, विंडिक्टिव होगा, एग्जाम्पलरी होगा, बहुत सारे हम नाम देखेंगे, लेकिन वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वहां पे अभी तक एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बना है या हम बना रहे हैं। इन चैप्टर से जब हम बाहर निकलेंगे ना, चैप्टर 4 से, तो हमारी assumption होगी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब देखेंगे वो परफॉर्म कैसे होगा, अब देखेंगे अगर उसके बाद कोई धोखा हो तो क्या होगा, अब देखेंगे वो बाद में वॉइड हो गया तो क्या होगा, और अब देखेंगे उसमें कौन सी पार्टी किसको कितने हर्जाने का दावा कर सकती है। तो इसलिए मैं डैमेजेस वगैरह की चीजों पे ब्रेक लगा रहा हूं, लेकिन चूंकि सवाल आया था तो मैंने जस्ट आइडिया देने के लिए बता दिया, आपने भूल जाना मैंने ऑर्डिनरी स्पेशल के अल्फाज इस्तेमाल किए। जी फिजिकल भाई, सर इसका हमेशा मतलब खुला ही लेना, मतलब ये वाला जो बताया आपने साइलेंस। जी जी, इसका क्या मतलब? साइलेंस इक्विवेलेंट स्पीच हाँ, मतलब ऑलवेज हाँ का मतलब अगर खामोश रहे नहीं, कोई मसला नहीं। कोई भी, जब भी एक बंदे के खामोश रहने का कोई भी मतलब हो, कोई भी मतलब, और उस मतलब के थ्रू आप धोखा देते हैं, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? फ्रॉड। हर खामोशी फ्रॉड नहीं है, वो वाली खामोशी जिस खामोशी का दूसरा बंदा एक मतलब निकाल रहा है। इसकी सिचुएशन ये होगी कि दूसरे ने आपसे कुछ पूछा है ऐसा जिसमें मसला है, और आप उस मसले को छुपा गए खामोश रह के, तो ये फ्रॉड है। जी फिजिकल हाजरीन, ऑल क्लियर? ऑनलाइन में हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी तो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। हर अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, वो जो अपेरेंट और रियल अथॉरिटी है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जुर्म वगैरह होता है, अगर पुलिस वाला आपको डरा रहा है, धमका रहा है या कुछ और इस तरह से। अदरवाइज बाप बेटे के दरमियान अगर बेटा बाप की मोहब्बत में इमोशनल होके कुछ कर रहा है तो ये क्राइम नहीं। अगर एक मरीज बेचारा परेशान है और उसका अटेंडेंट जो है उसकी खिदमत कर करके वो भी काफी ज्यादा तंग आया हुआ है, और उसके बाद वो अटेंडेंट उस मरीज से कहता है अच्छा जी मुझे ये इनाम दोगे तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक सोशल एनवायरनमेंट है, ये क्राइम नहीं है जिससे दुनिया अफेक्ट हो रही हो या जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे कि लॉजीज बने तो एक जुर्म कर दिया। हाँ, अगर इन एक्टिविटीज में से कोई एक पाकिस्तान के दफा ताजीरात में जुर्म के तौर पर डिक्लेयर है तो फिर हम क्रिमिनल कहेंगे। तो आसान जुमला है कि कॉमनली अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, और फ्रॉड में हमेशा ही क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि फ्रॉड हमेशा गलत है, चीज छीनना भी गलत है, छीनने की धमकी देना भी गलत है, जुर्म तो है ही गलत और जुर्म की धमकी भी गलत है। क्लियर? सर अजर्शन का मतलब बताते हैं। अजर्शन का मतलब है बयान, फॉल्स अजर्शन का मतलब है फॉल्स बयान, फॉल्स जुमला, जिसमें एक बंदा अजर्ट करता है, एक फैक्ट बताता है कि यार ये चीज ऐसे है, वो वैसे होती नहीं। डन हो। एक भाई का सवाल आया, सर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्वल टू स्पीच, नहीं समझ आया। ये भाई मेरे ख्याल में अभी कुछ 10 सेकंड पहले ये अचानक से आए, इन्होंने देखा क्या चल रहा है, सवाल दाग देते हैं। भाई इसकी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा अपलोड होने के बाद, और इस वक्त 1:08 हो रहा है। लेक्चर कब शुरू हुआ है? 48 के बाद ही शुरू हुआ था, 20 के आसपास। तो आपने 70वें 16वें मिनट से आगे ध्यान से सुनना है, मैं ये वाली बात दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा था। डन हो। वैसे भी ये सवाल थोड़ा सा लेट आया। चलें जी, फ्रॉड समझ आ गया, फ्रॉड करना आ गया आपको। अब मैं आपको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। गलती से, इसका मतलब है कि हमने एक फॉल्स असर्शन में क्या बोला था, एक ऐसा शख्स जो जानता है कि जो वो बोल रहा है वो सच नहीं है और उसके बावजूद वो उसको सच कहकर बयान करे, फॉल्स असर्शन था। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में इसका ट्रांसलेशन करें। अगर एक बंदा जो नहीं जानता कि ये ठीक है और ये कह दे कि ठीक है जबकि वो ना जानता हो, है मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है एक बंदा की नीयत नहीं थी लेकिन फॉर सम रीजन दूसरे को गलती से धोखा लग गया। ये गलती से धोखा कैसे लगता है? 3 तरीके, उन 3 तरीकों पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम वो बातें कर लें जो मिलती जुलती हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है वो चाहे तो परफॉर्म करने का कहे चाहे तो कैंसिल करने का कहे।
वो कैंसिल नहीं कर सकती मजलूम पार्टी अगर वो डिस्कवर कर सकती थी ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस या उसने कंसेंट दी थी इन इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। बात समझ आई? यानी कि सब कुछ फ्रॉड वाला है, सिर्फ नीयत का फर्क है। यानी कि अगर मैं फर्क देखूं तो फ्रॉड में इंटेंशन डिसीव करने की है या इंटेंशन डिसीव करने की नहीं है। रेमेडी क्या फ्रॉड के केस में? वो डैमेजेस क्लेम करेगा इन एडिशन टू कैंसिलेशन। वो ये कहेगा कि जी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और कहेगा चूंकि इसने धोखा दिया मुझे इससे डैमेजेस चाहिए। डैमेजेस के ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है कि कैसे दूसरा से हर्जाना लेते हैं। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में दूसरी पार्टी की भी ख्वाहिश नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो हक मिल गया मजलूम को, लेकिन डैमेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि हुआ क्या, किसके साथ कितना जुल्म हुआ। तो फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कैंसिल और दूसरे पार्टी पे आप केस कर देंगे जी मुझे इससे हर्जाना चाहिए, इसने नुकसान किया। मिसरिप्रेजेंटेशन में दूसरे की नीयत नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करने का हक मिल गया, जुर्माना कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, वो अदालत तय करेगी। अब इसके बाद हमारा वो पॉइंट इररिलेवेंट हो गया कि अदालत को अगर ना समझ आए अदालत में कितने गवाह चाहिए होंगे, वो अब मसला ही अदालत। तो अदालत के पास जब चला गया तो हमें मानना होगा कि अदालत बिल्कुल इंसाफ, ईमानदारी, जानिबदारी के साथ ना काम करते हुए, मतलब जानिबदारी नहीं होगी, जानिबदारी तो गलत लफ्ज है, गैर जानिबदारी के साथ अदालत इसको बड़े अच्छे तरीके से इंसाफ दिलाएगी। ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। नोट नीचे नोट दे देंगे क्या अजम्पशन। खैर मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई बहुत ज्यादा आज लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो तकलीफ दे चीज है। डेफिनेशन में 3 बातें हैं। अब मुझे पता है कि मैं जो बात बता रहा हूँ आप उसको छोड़ के बाकी पढ़ रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा मेरा साथ दे दें। अनवारंटेड स्टेटमेंट, वारंट, अनवारंटेड, ऐसी चीज जिसकी वारंटी नहीं है, ऐसी चीज जिसपे कंफर्मेशन नहीं है। ए ने बी से कहा ये गाड़ी ले जाओ, ये 2 लाख किलोमीटर चलती है, जबकि वो गाड़ी 2 लाख किलोमीटर नहीं चलती थी और ए के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से उसको कंफर्म हो, उसका ख्याल था 2 लाख किलोमीटर चलती है। अच्छा एक बात है, अगर एक बंदा दूसरे को डाउटफुल अल्फाज में कहे ना, फैक्ट ना बताए, ओपिनियन दे, यानी अगर आप ओपिनियन दें किसी को कि जी मेरे ख्याल में शायद 2 लाख किलोमीटर चल जाए, ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है जब आप एक फैक्ट बताएं ये 2 लाख किलोमीटर चलती है। अब ऐसे में अगर ये फैक्ट बताते हुए आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो वो फ्रॉड है, और अगर ये फैक्ट बताते हुए आप खुद भी बहुत कंफर्म नहीं है लेकिन आपको खुद लगता है और आपने दूसरे को फैक्ट कह के बताया, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। आपको चाहिए था आप ओपिनियन दे देते, आप कहते मेरे ख्याल में 2 लाख किलोमीटर चल जाती है, बच जाते, ये फ्रॉड ना होता या मिसरिप्रेजेंटेशन ना होता। आपने कह दिया ये 2 लाख किलोमीटर चलती है, दूसरे ने आपके जुमले पे भरोसा किया, बट आपके पास ये जुमला बोलने के लिए बहुत ज्यादा हकाइक नहीं थे, आपके पास इतनी बैकग्राउंड रिसर्च नहीं थी दैट वारंट यू, दैट जो आपको हौसला दे कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। तो हम कह रहे हैं व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट अ फैक्ट इज ट्रू, जब एक बंदा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे कि एक फैक्ट ट्रू है, when his information does not warrant it to be so, जब उसकी इंफॉर्मेशन से भी अभी उसके पास पूरा यकीन नहीं है इस चीज का, though he believes it to be true, लेकिन उसको लगता है। आपको अगर लगता है तो आपको चाहिए कि दूसरे को कहो कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी लाइफ हो, फिर ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ना होता, फिर ये बन जाता ओपिनियन। लेकिन अगर आपने दूसरे को कहा ये ऐसे है और आपके अपने पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हाँ आपको लग ऐसा जरूर रहा था कि ऐसा होता होगा, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। नीयत साफ थी। इससे पहले कि आप पूछे, मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बताऊं, नीयत कौन साबित करेगा? अदालत। सवाल ने हमें खुद बताया होगा नीयत साफ थी या खराब थी, और नहीं बताएगा तो हम कहेंगे भाई ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर नीयत खराब थी तो फ्रॉड है, अगर नीयत साफ थी मिसरिप्रेजेंटेशन। ओपिनियन वाली बात समझ आई? फैक्ट का बताना फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ओपिनियन देना, अंदाजा देना, मुझे लगता है शायद ऐसा होता होगा, ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इस बंदे ने गलती ये की जिसकी वजह से इसको जालिम कहेंगे कि इसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो इसकी अपने खुद भी इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी दैट वारंट कि हाँ भाई आप तुम सही बात कर। डन। देन
inducing mistake about subject matter, innocent misrepresentation, मासूमियत में धोखा दे दिया। मैं क्लास में क्लास पढ़ा रहा हूं, एक बच्चे ने कहा सर चैप्टर 5 जो है वो कितना कोई इंपॉर्टेंट है। मैंने मुस्कुराते हुए बच्चे की तरफ देखा और क्लास में बाबा से बुलंद कहा कि चैप्टर 5 तो ऐसा चैप्टर है कि सिर्फ यही चैप्टर कर लेने से पेपर पास हो जाता है। बच्चे भी मुस्कुरा दिए। एक बच्चा सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था क्लास लेने के लिए, उसने आवाज सुनी कि सिर्फ चैप्टर 5 कर लेने से पेपर पास हो जाता है। उसने कहा आब्दी साहब ने अगर इतने बावसूख तरीके से ये कह दिया कि सिर्फ चैप्टर 5 करने से बीलो पास हो जाता है, तो मैं क्यों अगले चैप्टर्स की क्लासेस लेने के लिए आ रहा हूँ। वो वहीं से वापस चला गया और जाके उसने पेपर दे दिए। मैंने उसे धोखा दिया। गलती से धोखा, बड़ी क्यूट सी गलती, इनोसेंट, मासूम सी, भोली भाली सी मिसरिप्रेजेंटेशन। एक ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन जिसमें जुमला बोलने वाले का हरगिज ये इरादा नहीं था कि वो दूसरे को धोखा दे, लेकिन कैच करने वाला इतना कोई तेज था कि वो धोखा कैच कर गया। अब पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूसेस, एक पार्टी एक एग्रीमेंट की इंड्यूस कर दे, धोखा दे दे, however innocently, मासूमियत में दूसरे को बरगला दे, दूसरे को रागिब कर दे, द अदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक, कि दूसरी पार्टी को कुछ गलती लगे एट टू नेचर और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। अब इस वक्त क्लासें पढ़ के पेपर पास करने का सब्जेक्ट मैटर था और आब्दी साहब के जुमले ने उस बच्चे को मासूमियत में रागिब कर दिया कि सिर्फ चैप्टर 5 तैयार कर लो पेपर पास हो जाए। तो ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन जो मासूमियत में हो जाए, ऐसी गलती जो कि उस बंदे को इस वजह से लगी कि उसने इस बंदे के जुमले को बड़ा सीरियस लिया और ये बंदा हरगिज नहीं चाह रहा था कि उसको धोखा दे, ये तो कोई शुगल मुगल में बात कर रहा था, लेकिन चूंकि दूसरा बंदा नुकसान में आ गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का हक है अगर वो साबित कर दे कि मैं इस जुमले से मासूमियत में धोखा खा गया था। तो अगर एक बंदा दूसरे को बड़ा क्यूट सा धोखा दे, इनोसेंट, पेपर में क्यूट नहीं लिखना, इनोसेंट ही लिखना, ये डेफिनेशन का हिस्सा है। तो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि मासूमियत में हो गई। याद रहेगा? तो पहला एक ऐसा जुमला जो बोलने वाले को खुद पूरा यकीन नहीं था और उसने अंदाजा कहने के बजाय यकीनन कह दिया। तीसरा एक ऐसी मिस्टेक जो कि दूसरे बंदे को लगी एक ऐसे बात पे जो पहले बंदे ने की और उसका इरादा हरगिज दूसरे को धोखा देना नहीं था, लेकिन बहुत ही मासूमियत में बेचारा दूसरे को धोखा दे गया। तो ये बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन की कहानी है, पहला और तीसरा पॉइंट। अगेन ऑनलाइन में एक भाई ने कहा सर उसे कंफर्म तो करना चाहिए था। याद है हमने कहा था कि अगर उस बंदे के पास ऑर्डिनरी मींस ऑफ कंफर्मेशन मौजूद और वो कंफर्म ना करे तो फिर वो वॉइड नहीं कर सकता उसे। तो ये रूल हमेशा ध्यान में है कि अगर एक बंदे को धोखा या मिसरिप्रेजेंटेशन लग रही है और वो थोड़ा सा भी तहकीक कर सकता है उसके बारे में, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही आसानी से तहकीक कर सकता है। यानी कि एक तो धोखा है ना, अगले ने जुमला बोल दिया, जुमला बोल दिया पर तो कहानी खत्म हो गई। अगर उसने जुमला नहीं बोला, वो खामोश है और आपको उसकी खामोशी से थोड़ा थोड़ा सा धोखा हो रहा है, तो दिस इज गुड कि आप कंफर्म करें। अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो वो एक्सेप्शन है। तो यहां हम कह रहे हैं कि एक बंदे की स्टेटमेंट से दूसरा बंदा धोखा खा गया। अब अगर ये स्टेटमेंट उसके सामने, बच्चे के सामने दी ही नहीं गई थी, तो किसी दिन कंफर्म कर लेता टीचर से, सर वो एक दिन मैं क्लास में आने लगा था, आपका मैंने जुमला सुना, तो सही कह रहे थे आप? तो मैं उसे कहता नहीं भाई वो मजाक कर रहा था, शुगल में बात हो रही थी। तो ये पहला और तीसरा पॉइंट आसान वाले। ओपिनियन वाला जुमला ये है कि खाली ओपिनियन फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, फैक्ट बताना फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी एक बंदे ने दूसरे से कहा ये गाड़ी ले जाओ 2 लाख किलोमीटर चलती है, उसने एक फैक्ट बताया। अब अगर धोखा हुआ तो वो इंटेंशनली या नॉट इंटेंशनली हुआ तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। एक बंदे ने दूसरे को गाड़ी देते हुए कहा ये ले जाओ, मेरे ख्याल में 2-1 लाख किलोमीटर चलती है, मुझे ऐसा लगता है। आपने ये डाउट का इजहार किया, ये एक ओपिनियन है, ये अंदाजा है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट वो है जिसको आप बड़ा एब्सोल्युटली कहें यार ये चीज ऐसे है।
तो अगर एक बंदा दूसरे को कह दे ये चीज ऐसे है और बाद में वैसी ना निकले और इसको पता था, तो ये फ्रॉड है। और एक बंदा अगर अंदाजे का इजहार कर रहा है तो इसका मतलब है आप दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि यार मेरा अंदाजा ये है, तुम तहकीक कर लो, कंफर्म नहीं ना कर रहे हो उसे। तो खाली ओपिनियन दे देना फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट दे देना कि ये ऐसे है, वो फ्रॉड बन जाता है जी। ये दो बातें हमने पढ़ी, फर्स्ट और थर्ड। सर इनोसेंट की कोई और एग्जांपल? देखिए ज्यादातर केसेस में इनोसेंट की एग्जांपल ये है कि जिसमें एक बंदा दूसरे से मुखातिब है ही नहीं और फिर धोखा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले भाई को कहूं कि यार तुम्हें पता है इस वक्त दौरे हुकूमत रियासत मदीना वाला चल रहा है, मुल्क में खुशहाली का बोलबाला है, और जैसा मैं इनको समझ सकूं इनका विजन इतना अजीम है कि पाकिस्तान का हर इदारा इतनी ग्रोथ पे जाएगा तो कि क्या कमाल बात है। अब इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, मैं भी बड़ी मुश्किल से हादसा रोक रहा हूं। फिर मैंने कहा मेरे पास पीटीसीएल के शेयर्स पड़े हुए, ये शेयर ना तो 2 साल बाद 300 का बिक रहा होगा और लोग पीछे पीछे भाग रहे होंगे इसके। आज 7 रुपए का ले लो मेरे से। ये बात मैंने नहीं कही, इस दफा फिर एक बंदा खिड़की से सुन रहा था। अच्छा अब मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, अगले दिन वो बंदा मेरे पास आता है, कहता है कि जी मैंने अब बंदे को दूर से नहीं भगाते, अब मेरे से मुखातिब करवा देते हैं। उसने कहा जी वो आदिल साहब आपसे मैंने शेयर खरीदने। मैंने कहा कौन से शेयर? उसने कहा जी पीआईए के। पीआईए के शेयर? कंफर्म पीआईए के शेयर? हाँ पीआईए के शेयर। नहीं तुम्हें पता है आगे क्या मामला होने हैं? हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। आप बेचना नहीं चाह रहे तो और बात है। मैं नहीं नहीं बेचना तो मैं चाह रहा हूँ, 100% बेचना चाह रहा हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ शेयर लेके। खैर मैं तो बेचना चाह रहा हूँ। उसने कहा जी मैं खरीदना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी कुछ पता है इसके बारे में। मैं कहा नहीं भाई सोच लो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा गलत पता हो। अब वो सोच रहा है कि मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि शेयर ना बेचूं, कि वो 300 रुपए मैं ही कमाऊं आगे जाके, 7 रुपए का शेयर 300 पे। अब मैंने पूरी कोशिश की, उसे कहा कि नहीं भाई सोच लो, देख लो, तहकीक कर लो सारा। उसने कहा जी मुझे पता है, आप बस शेयर बताएं कितने का देंगे, बल्कि आप ना भी बताएं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ आप 7 रुपए का देने वाले हैं। यार कमाल आदमी हो तुम। उन्होंने कहा जी 7 रुपए में शेयर आप बेचने पे अगर तैयार हैं तो मैं खरीदने पे तैयार हूँ। ऑफर आ गई, मैंने एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड करके जेब में डाल ली। मैंने कहा तुम्हारी ऑफर आईनी ही वैसे ही मुझे कबूल है, ये लोग पकड़ो मेरे शेयर्स और दे दो मुझे 7 रुपए के हिसाब से। अब ऐसे में मैंने हरगिज कोशिश नहीं की धोखा देने की, लेकिन फिर भी एक क्यूट सा धोखा तो हो गया। तो ये बेसिकली इनोसेंट का मतलब ये है कि दूसरा बंदा गलत फहमी में आ जाए, मिस्टेक उसको लग जाए और उसके बाद वो उसको ठीक करने की कोशिश भी ना करे, उसको पिछली स्टेटमेंट पे यकीन इतना है। तो ऐसी चीज जिसमें एक बंदा दूसरे को इंड्यूस कर दे, मोटिवेट कर दे, रागिब कर दे, उसमें तहरीक जगा दे, यार ये चीज खरीदो बड़ी मजे की है, और बाद में धोखा हो जाए। डन। अब आते हैं सबसे मुश्किल बात की तरफ। इसमें तीसरा बंदा ये मतलब दो बंदे आपस में भी हो सकते हैं। भाई मैं इंतहाई कॉन्फिडेंस से आपके सामने ये कहूं कि जी अब आगे तो देखें पीटीआई की गवर्नमेंट है, यशी यशी हर महकमा तरक्की करेगा, ये मुझे भी कंफर्म पता है कि आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर हो खुदा ना खास्ता उस तबके से जो फेसबुक पे हर पोस्ट के नीचे कहता है कि पावे पेट्रोल 2.5 करोड़ का हो जाए, पावे डॉलर 35 लाख का हो जाए, ठीक है मैं, हाँ, तो अगर आप उतने जज्बाती हैं तो मेरे उस शुगल को, मैं तो बहुत ही शुगल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बात कोई भी सेंसिबल इंसान सुनेगा कि पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त चल रहा है, सारा कुछ है, तो सबका हासा निकल जाएगा, आपका हासा नहीं निकला। मैंने कहा शायद ये बाहर जाके हंसे। अब मुझे क्या पता कि ये भाई तो ईमान कामिल की मंजिल पे बैठे हैं। अब ऐसे में मैंने तो धोखा नहीं दिया, मैं तो शुगल कर रहा था, इनके साथ धोखा हो गया। पहली बात ये कि ऑफर भी इतनी मुनासिब नहीं है अगर मैं इनके साथ वो करूं, क्योंकि मेरी ऑफर देने की इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये मेरे शेयर खरीद लेंगे तो मैं अदालत को कब बताऊंगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी? इंटेंशन तो तब सामने आएगी ना जब कोई इल्जाम लगाए कि इंटेंशन नहीं थी। जिसके शेयर बिक रहे हो वो क्यों कहेगा? तो खैर कहने का मतलब है
कि ये इनोसेंट में दो पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी घूम के ऐसा हो सकता है कि जिसमें एक बंदा ना चाहते हुए दूसरे को रागिब कर जाए। ए और बी दो दोस्त हैं। ए और बी दो दोस्त हैं। तो उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ए ने कहा मैंने गाड़ी लेनी है, तो बी ने उसे बताया कि फलां गाड़ी ले लो, ये अच्छी है। ठीक है, तो वो कल जाते हैं जाके सी या डी से जाके गाड़ी ले लेता है। ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि अगर एक दो दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि मैंने गाड़ी लेनी है और उसने कहा यार फलाना जगह से अच्छी गाड़ी मिल रही है, वो जाके ले लो, तो ये एक दोस्त को की गई नसीहत है, क्योंकि ये दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है? वो। इसलिए मैंने इस वाली एग्जांपल में खुद से शेयर्स खरीदवाए सीडीसी के। तो अगर कोई मेरी बात का गलत मतलब लेके मार्केट में जाके कोई ट्रांजैक्शन करने बैठ जाता है तो फिर वो एक डिफरेंट है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि जहां एक पार्टी दूसरे को, पार्टी, ये देखें, अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट, जो पहला लफ्ज है, वो इंड्यूस कर रही है, उस एग्रीमेंट की पार्टीज में से एक पार्टी दूसरे को इंड्यूस कर रही है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। डन? ब्रीच ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है। इसका फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, एक बंदे के जिम्मे एक लॉटरी निकालना है, एक शीशे का बड़ा सा मर्तबान है, उसके अंदर पर्चियों में पूरे इदारे में, एक इदारे में 5000 एम्प्लॉइज हैं, सारे एम्प्लॉइज का नाम लिखना है, पर्ची में डाल के अंदर फेंकना है और फिर उसको गोल गोल घुमाना है और फिर अंदर से हाथ डाल के एक पर्ची निकालनी है, जिसकी पर्ची निकल आए उसको फर्ज करें उम्रे का टिकट मिलेगा। जो बंदा इंतजामिया का था उसने सारी पर्चियां फोल्ड करके अंदर डाली, सारी पर्चियां डाली, फिर अपनी पर्ची भी डालनी थी अपने नाम की पर्ची भी लिख के अंदर डाली। गलती ये हुई कि वो उसे गोल गोल घुमाना भूल गया। मासूम गलती है, इरादा नहीं था, गलती। और फिर ऐसे करके अंदर हाथ डाला, इत्तफाकन अपने नाम की पर्ची निकल, हसीन इत्तफाक, इरादा नहीं था, लेकिन इसने अपनी ड्यूटी में गफलत बरती है। क्या गफलत बरती है? इसने उसे गोल गोल नहीं घुमाया, मिक्स नहीं किया और इसी का नाम निकल आया। और कल को लोग कहें तुम्हारा ही इत्तफाकन नाम निकल आया, तुमने क्या किया ऐसा? उसने कहा जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं उसको हिलाना भूल गया। एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई इस बंदे से, इस बंदे ने अपनी ड्यूटी से कुछ गफलत कर दी और गफलत भी ऐसे की कि एसी को फायदा हो गया। तो चाहे इसकी नीयत नहीं थी, दुनिया क्या कहेगी? तो जब भी एक बंदे की तरफ से एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, ऐसी हो जिसका नतीजा उसी के ही लिए फेवरेबल निकल आए, तो ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, सियासी एग्जांपल दूं? चले बस कोशिश कीजिएगा इसको पब्लिक ना करें। सियासी एग्जांपल, फर्ज करें एक दिन किसी मुल्क में इलेक्शन होना हो, उस मुल्क में एक कैंडिडेट हो जो बड़ा पसंदीदा हो उस मुल्क के चंद बड़ों का, नौजवानों का, और चंद तगड़े लोग भी चाहते हो कि हाँ भाई मुल्क अगर अच्छा चलाना है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है। फिर मुल्क की जो ऊपर की इंतजामिया है वो एक सिस्टम बनाए, एक सॉफ्टवेयर बनाए कि इस दफा इलेक्शन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। एन इलेक्शन वाले दिन उस सॉफ्टवेयर में गलती से कुछ खराबी हो जाए, एन इलेक्शन वाले दिन वो कुछ घंटे के लिए सॉफ्टवेयर बैठ जाए और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर दोबारा खड़ा हो, मतलब पहले बैठ गया था तब सॉफ्टवेयर दोबारा से खड़ा हो गया, सॉफ्टवेयर जब दोबारा से ठीक हो तो जो सामने रिजल्ट्स आए वो इत्तफाकन वही हो जो वो चाहते थे इंतजामिया वाले। तो ऐसे में मेरे जैसा आकबत ना अंदेश, मेरे जैसा कमजोर, मेरे जैसा एक शक करने वाला इंसान, गफलत के अठा टोप क्या गहराइयों में डूबा हुआ शख्स ये सोचेगा कि शायद इन्होंने खुद किया होगा। इल्जाम तो नहीं लगाना चाहिए किसी पे। आप कहेंगे सर आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं कहूंगा यार देखो, गलती अगर हुई तो गलती से दूसरी पार्टी जीत जाती, गलती भी हुई और पार्टी भी पसंदीदा जीती, तो ये तो बड़ी हसीन गलती है। ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो आप ही को बेनिफिट दे दे या आपके अंडर किसी को बेनिफिट दे दे, किसी दूसरे का नुकसान करके,
या किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड किसी का नुकसान करके। वो बंदा जिसने पर्ची निकाली, उस एक पर्ची में 5000 बंदों में से 4999 के साथ जुल्म हुआ इस बंदे की उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, उनके पास चांस था सिलेक्ट होने का। तो अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी में गफलत करे और ड्यूटी की गफलत के बाद उसका बेनिफिट उसी को मिल जाए या उसी के अंडर किसी बंदे को मिल जाए एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर या समवन अंडर दैट अदर, तो इस चीज को ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहेंगे। ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए समझाई है कि ये बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसके अल्फाज पढ़ते हैं, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी की गफलत, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, इरादा गलत नहीं था, जो बगैर किसी इरादे के धोखा देने के गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, उस बंदे को फायदा दे जाए जिसने उसे कमिट किया है, और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, या कोई और जो उसके अंडर आता हो, इसी का कोई फैमिली मेंबर निकल आए उस गलती से पर्ची में, बाय मिसलीडिंग एन अदर, किसी दूसरे को मिसलीड करके, टू हिज प्रेजुडाइस, उसका नुकसान करके, और टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। तो अगर एक शख्स एक ऐसी ड्यूटी की गफलत करे जिसका नुकसान किसी और को हो या किसी और के अंडर किसी शख्स को हो, और फायदा इसे हो या इसके अंडर किसी शख्स को हो जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, तो ऐसी ड्यूटी की गफलत जो इत्तफाकन इसी को फायदा दे जाए, हम कहेंगे नहीं ये वॉइडेबल चीज है। अब चाहे वो कहे मैं मासूम था, लेकिन हम ये इख्तियार देंगे नहीं भाई ये वॉइडेबल है। अगर बाकी लोग चाहें तो ये लॉटरी दोबारा की जाए, अगर बाकी लोग चाहें तो ये इलेक्शन दोबारा किया जाए, अगर वो एक दूर दराज का मुल्क हो वहां पे इस तरह से लोग कहें कि इलेक्शन दोबारा हो, तो उनका राइट है कि वो इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गलती थी जिसकी वजह से रिजल्ट रिलायबल नहीं आए, लेकिन इतने रिलायबल जरूर आए जिससे वही पार्टी जीत गई जो कि अवाम की फेवरेट थी। तो जाहिर है अवाम ने वोट उससे ज्यादा डाले होंगे, तो सॉफ्टवेयर शायद सही वाकई ठीक हो गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो फायदा उसी बंदे को दे जाए जिसने कमिट किया है, या उसके अंडर किसी को दे जाए, एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द नुकसान ऑफ, एट द प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस कहते हैं किसी को अफेक्ट करते हुए, किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए, किसी को चोट पहुंचाते हुए, एट द प्रेजुडाइस और प्रेजुडाइस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, खुद का या खुद के अंडर किसी बंदे का फायदा, एट द नुकसान ऑफ अदर, या उसके अंडर किसी बंदे का नुकसान, किस वजह से, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी, किसकी, उसकी जिसको फायदा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए वर्ड बाय वर्ड, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने रट्टा मार लेना। अगर मुझे खुद पे भरोसा है तो मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया है, और अगर मुझे आप पे भरोसा है तो आपको रट्टा मार लेना चाहिए। ठीक, तो मैंने समझाने की भरपूर कोशिश कर दी है, लेकिन स्टिल मुझे ये काफी हद तक लगता नहीं है, मुझे यकीन है, वो फैक्ट ओपिनियन नहीं, मुझे यकीन है कि पेपर में गड़बड़ होने के चांसेस, पेपर में प्रेशर में होता है, अपनी अंग्रेजी लिख रहा हो और उस तरह की पेचीदा अल्फाज हो, तो बेहतर है कि आप रट्टा मार लें। जो सेंटर वाला है, ऊपर वाला थोड़ा बहुत आप समझ भी लें, चल जाएगा काम, लेकिन ये सेकंड वाले को लाजमी रट्टा मार लीजिएगा। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है जी, एक मैं जरा क्लियर कर दूं, भाई ने कहा डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती वर्ड इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन में। मैं याद करा दूं कि डैमेजेस क्लेम तब होंगे जब कोर्ट कहेगी, हमने कोर्ट पे छोड़ दिया ना। अगर कोर्ट को ये सिचुएशन उमरा या इस तरह की उन्हें लगे कि नहीं यार ये तो वाकई जुल्म हुआ है, कोर्ट कह देगी तो डैमेजेस भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है डैमेजेस क्लेम। फ्रॉड में चूंकि धोखा हुआ है, वाजे धोखा हुआ है, हमारे पास डैमेजेस क्लेम करने की ऑप्शन है। ऑनलाइन में पता नहीं किसी जमात का नाम लिखा है सर, फलाना जमात की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अजीब सी बात कर दी। मैं तो किसी दूर दराज के नामीबिया के साथ जो एक और मुल्क है उसकी बात कर रहा था, पता लगे वो T20 के अंदर देखे नामीबिया के साथ कौन सा मुल्क है। जी ब्रीच वाले में फायदा होना जरूरी है, जी फायदा होना जरूरी है, यानी कि अगर एक बंदे से गफलत हुई और कोई और जीत गया, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। गफलत हो और अपने को फायदा हो जाए तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन, और दूसरे को नुकसान, ये अपने को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। सर शेर सुनाए आज, क्यों वजह? हर दिन शेर थोड़ी होता है एमी। ठीक है, शेर की स्पेलिंग भी गलत है, SHOIER, ये तो शोयर पता नहीं, इग्नोर करते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन समझ आई? मिस्टेक की तरफ चलते हैं। ये याद रहे कि आज हमारी क्लास शुरू हुई है 45 पे नहीं 48 पे, तो मैंने कॉल की है नीचे,
50 पे शुरू हुई। हाँ, अब असल में इन्होंने जो है ना, मैंने कहा नमाज पढ़नी है, ये जो है ना इनको पता है दुखती रग जो है ना। सुभान अल्लाह। मैंने कहा 2 बजे वाली उनकी क्लास वो 2:10 पे शुरू करते हैं, तो हम 1:55 तक चले जाते हैं, मसला हल कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया, हम सब ने मिलके ये एग्री किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया जी। असल में मतलब शर्मिंदगी नहीं होगी इतना सा पढ़ के, उसमें से ऑलरेडी में, और कल हमारे पास पहली कम टाइम है पढ़ने का। एक काम करते हैं, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ब्लैक स्क्रीन, आसान सी बात करते हैं, मिस्टेक। देखिए अगर मैं आप ही की बातें सुनता रहूं फिर तो नहीं सिलेबस खत्म होगा। और अगेन अगर मैं एक कैपेबल बंदा जो पर डे बहुत ज्यादा मेहनत करने का ताकत रखता है, कोशिश कर सकता है, उसको मैं ऐसा ठंडा बंदा बना दूं तो भी अच्छी बात नहीं है। 50 मिनट भी तो पढ़ने घर जाके, अब अगर 50 भी ना पढ़ना पड़े तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। घर वाले कहेंगे कौन सा सीए कर रहे हो तुम। मिस्टेक, मिस्टेक कहते हैं गलती को, और मैं बचपन से आपको बताता आया हूं कि मिस्टेक और बाकी 4 में पहला फर्क ये है कि ये वॉइड है, वो वॉइड है। दूसरा, वहां एक के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ दोनों के साथ। तो मिस्टेक जो 2 साइडेड है बस वो गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, मिस्टेक 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, एक को हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो लोग जो साथ साथ किताब को देखते हैं वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि वहां लाइनें ऊपर नीचे लिखी हैं, इधर डायग्राम बन रही है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। गलती कानून की लगी हो या गलती किसी फैक्ट में हो। फैक्ट समझते हैं ना, एक बंदे ने दूसरे को ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। जो लॉ की मिस्टेक है ये पाकिस्तानी लॉ भी हो सकता है, फॉरेन लॉ भी हो सकता है। पाकिस्तानी लॉ भी हो सकता है और फॉरेन लॉ भी हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 साइडेड भी हो सकती है, 1 साइडेड भी हो सकती है। नहीं जी, मिस्टेक ऑफ लॉ से बात शुरू करते हैं, बल्कि मैं कलर जरा थोड़ा सा और गहरा सिलेक्ट कर लूं ताकि मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की गलती। आप किसी दिन बाइक चलाते जा रहे हैं, आपको एक पुलिस वाले ने रोका और रोक के कहा मैं आपका चालान करने लगा। आपने कहा क्यों भाई, मैंने तो ओवर स्पीडिंग नहीं की। उसने कहा आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपने फौरन से उस पुलिस ऑफिसर को गले लगाया, आपने कहा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक अहम कानून के बारे में जानकारी मुहैया की, मुझे नहीं पता था कि हेलमेट ना पहनना एक जुर्म है। आपका शुक्रिया, आपने मेरी तबलीग की, मैं आइंदा सड़क पे निकलते हुए हेलमेट पहन लिया करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हेलमेट ना पहनना जुर्म है। अब आपको छोड़ देगा नहीं। क्यों क्यों? आपको तो नहीं पता था कानून का, आपको तो मिस्टेक लगी है। पता होना चाहिए था। इसमें एक जुमला हम बोलते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। नहीं, आपको तो बिल्कुल नजर नहीं आ। लाइट बंद की जा सकती है, अगर ये आगे वाली ये भी बंद हो जाए तो थोड़ा सा ही, वो वाली बल्कि शायद ज्यादा तकलीफ दे। हाँ, ये वाली अगर बंद हो जाए तो थोड़ा सा बेहतरी हो सकती है। मैं कलर भी थोड़ा बेहतर चूज कर लूं ताकि फिजिकल हाजरीन को जरा ज्यादा नजर आ जाए। असल में ऑनलाइन वालों को भी तो कुछ शशका मिले ना, उनको बड़ा सुकून होता है, एकदम से ना स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो वो जो आंखों पे तकलीफ हो रही थी सफेद रोशनी पे, तो वो उनको मतलब आप कभी ऑनलाइन में लेक्चर देखिएगा ब्लैक स्क्रीन के साथ तो एकदम से ऐसा लगता है कि वो सुकून, सूदिंग, आंखों को बड़ा। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर खासतौर पे ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस या लाइव वो है उसमें
रिसर्च के मुताबिक जो सबसे ज्यादा दुनिया में पसंदीदा मोड है वो ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड पे हो, जो कि कम से कम लाइट इमिट करे और उसके बाद उस पर किसी भी कलर से लिखें तो वो बहुत ज्यादा उसका फोकस बेहतर होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑनलाइन वाले वो बेचारे जो है ना, देखे ना आपकी वजह से 20 मिनट आज इंतजार किए, तो उनका भी हक है। आपसे थोड़े से ही कम पैसे दिए, ऐसा थोड़ी कि आपसे को बहुत ज्यादा कम पैसे दिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर कोई कहे कि मुझे कानून नहीं पता था, तो इस एक्सक्यूज को कोई नहीं मानेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो अगर मिस्टेक है लॉ की, और लॉ भी पाकिस्तान का जिसमें आप रहते हैं, तो जिस तरह की आप डीलिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपको कानून पता होना चाहिए। मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे एक्सपोर्ट के कानून पढ़ने चाहिए। एक्सपोर्ट करते हुए मैं कोई ऐसा ब्लंडर मारूं जो कानून के अगेंस्ट, और मैं बाद में कहूं हो मिस्टेक लगी थी, वॉइड कर दें इसे, वो कहेंगे नहीं, कोई चक्कर नहीं, ना ये वॉइडेबल है ना ये वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और तुम्हें कानून की खिलाफ वर्जी पे सजा होगी। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपको नहीं पता था कानून क्या है, तो वो वैलिड है, और उसमें आपको अगर कोई फाइन पेनल्टी वगैरह पड़ेगी तो वो आपकी किस्मत। तो हमने कहा था मिस्टेक पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। जिसने कानून की खिलाफवर्जी की है उसको सजा होती है, लेकिन दूसरी पार्टी, दो बंदे आपस में डील कर रहे हैं, एक ने दूसरे को चीज बेची और इसको नहीं पता था कानून का, इसने कोई कानूनी गलत हरकत कर दी, दूसरे का क्या कसूर, वो तो प्रॉपर तरीके से चल रहा था। तो आप ये सहारा लेके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कह सकते, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और जिसने कानून तोड़ा उसको सजा मिलेगी। तो मिस्टेक का रूल ध्यान में रखना है, मिस्टेक सिर्फ टू साइडेड हो तो वॉइड होती है। अगर दोनों को ही कानून की गलती लगी है फिर भी नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो जो टू साइडेड मिस्टेक है ना, उसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बस। तो अगर एक बंदे को कानून नहीं पता था और दूसरे को कानून पता था, या दोनों को ही नहीं पता था, और उसके बाद वो ये कहें अदालत को कि जी हमें पता नहीं था, मिस्टेक हो गई, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, तो फिर अदालत कहेगी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो सलूक होगा जो इस कानून की खिलाफवर्जी करने पे होता है। क्लियर? और अगर लॉ हो फॉरेन लॉ, दूसरे मुल्क का कानून, अब ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि पाकिस्तानी को तो पूरी दुनिया के सारे कवानीन का पता हो। तो जो फॉरेन लॉ की मिस्टेक होगी उसका रूल है, ये मैं ऐसे करके डॉटेड एरो लेके जा रहा हूं, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम बातें पढ़ेंगे वही इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, सिर्फ जुर्म करने वाले को सजा मिलेगी। फॉरेन लॉ की मिस्टेक का वही रूल है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या रूल है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर टू साइडेड हो, फैक्ट किसे कहते हैं? हकीकत। कोई एक बंदा दूसरे को जो चीज बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, किस क्वालिटी की बेच रहा है, वो चीज मौजूद भी है या नहीं है। अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक लगे किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी या इस तरह की चीजों में, तो मैं ये कहूंगा कि वो हो गया वॉइड। ये वॉइड है, यहां बेनिफिट रिस्टोर करने होंगे, बस ये वाहिद वॉइड है। तो टू साइडेड मिस्टेक वॉइड होती है, वन साइडेड मिस्टेक वॉइड नहीं है। वन साइडेड मिस्टेक अगर हो तो नॉर्मली वैलिड होती है, नॉर्मली। लेकिन अगर वन साइडेड हो ड्यू टू फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो फिर क्या होगा? ये वॉइडेबल हो जाएगी। और ये बात नई नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो सिर्फ दो ही हकीकतें हमें पता लगी हैं। टू साइडेड मिस्टेक वॉइड होती है, और पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक करने वाला ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए क्योंकि मुझे नहीं पता था। इवन दोनों को भी नहीं पता था तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह से चलेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो इलीगैलिटी या कुछ और इस तरह का मामला आ गया, उसके ऊपर सजा हो जाएगी उन लोगों को। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैप इसलिए बनाया है कि आपको दो कैटेगरीज पता हो, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह का, पाकिस्तान का लॉ, बाहर का लॉ। पाकिस्तान का लॉ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टेक से, क्योंकि ये अजम्पशन है हमारी कि हर बंदे को पता होना चाहिए, नहीं पता तो उसका कसूर है, दूसरे का क्या कसूर।
और दोनों को नहीं पता तो दोनों को जुर्माने होने चाहिए, लेकिन ये एक्सक्यूज करना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, हमें नहीं पता था, ये गलत है। डन। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि टू साइडेड अगर मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर वन साइडेड मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एक बंदा बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है और दूसरे को गलती लगी है, अब उसको गलती क्यों लगी, क्या इसने धोखा दिया? अगर इसने धोखा दिया वॉइडेबल, इसने मिसरिप्रेजेंट किया तो वॉइडेबल, इसने ना धोखा दिया ना इसने मिसरिप्रेजेंट किया, दूसरे को आप पे ही गलती लग गई, तो इसका क्या कसूर है कि वो कह दे जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, खत्म करो खत्म करो? ये तो प्रॉपर तरीके से, इसने तो हर चीज बिल्कुल ईमानदारी से बेची है। तो अगर एक बंदे को गलती लगी और एक को ना लगे, और जिसको गलती लगी है वो खुद अपनी नाअहली की वजह से लगे, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और उसको गलती इसलिए लगी कि आपने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट किया था, तो वॉइडेबल ऑप्शन आ जाएगी। और अगर दोनों को ही गलती लगी थी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अगर गलती कानून की थी तो फॉरेन कानून था या लोकल कानून था? फॉरेन कानून था तो राइट साइड वाले रूल्स को देखेंगे कि दोनों को गलती लगे तो होगा, एक को लगे और एक को ना लगे तो वॉइड नहीं होगा। और अगर पाकिस्तानी लॉ हो तो फिर गलती वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल वॉइड नहीं कह सकते, जस्ट इस बिना पे कि वो लॉ की गलती है। अब ये बातें किताब में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखी है, मैंने मैप बना के समझाने की कोशिश की है। मैप क्लियर है? ठीक। एक भाई ने कहा सर आप 12:30 पे क्लास स्टार्ट किया करें। नहीं, एक बहन ने कहा आप 12:30 पे स्टार्ट किया करें। असल में ये एक फिजिकल क्लास होती है और फिजिकल क्लास में पिछली पूरे 12:30 खत्म होती है, उसके बाद बच्चे नीचे जाते हैं, नए बच्चे आते हैं, सिस्टम चेंज होता है, सॉफ्टवेयर चेंज होता है, उसमें थोड़ा सा कुछ। और आज तो खैर कार्ड वाला भी एक अलग इशू बीच में आ गया था। यहां तक बात समझ आई? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाए बगैर भेजा तो आपने कहना लो जी सर ने तो हमें बताया ही नहीं। ओह, ये ट्यूटर कहाँ चला गया? ये था ट्यूटर, इसे हम कहते हैं ट्यूटर नोट। ट्यूटर नोट इज समथिंग जो कि किताब का हिस्सा नहीं है, आपको समझाने के लिए, ये दरमियान में एग्जांपल आपको समझाने के लिए। मिस्टेक के रूल क्या है? वेयर बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट। आप लोगों ने एक जमाने में कहा था सर स्लाइड पे कुछ और होता है, हमारे पास कुछ और होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि वही चीज आपके सामने पेश हो, ताकि आपको घर जाके वो जो 50 मिनट लगाने पड़ रहे थे वो भी थोड़े से कम हो जाए। लेकिन खुदा का खौफ करें, 50 मिनट लगाया करें घर जाके। Where both the party to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to agreement। अगर किसी फैक्ट के ऊपर, फैक्ट से क्या मुराद है? जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। याद है दो बंदों ने आपस में एग्री किया था वो बहरी जहाज पे माल आ रहा है वो मैं तुम्हें बेचूंगा, ना इसको पता था बहरी जहाज का ना उसको पता था, दोनों को एग्जिस्टेंस का नहीं पता था, दोनों को मिस्टेक लगी थी, वो तो बहरी जहाज ही डूबा हुआ था। तो एग्जिस्टेंस पे हो, क्वांटिटी पे हो, क्वालिटी पे हो, प्राइस पे हो, उसकी शनाख्त आइडेंटिटी पे हो, उसकी टाइटल ओनरशिप पे, इनमें से किसी की भी, ये अगेन ये याद नहीं करने, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दी हैं। तो अगर दोनों को मिस्टेक लगी है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। अ मिस्टेकन ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर एटसेट्रा वुड नॉट बी कंसिडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। मिस्टेकन ओपिनियन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में फर्क है, याद है? अगर एक बंदे को लगता हो ऐसा होता है और एक को ये कंफर्म हो के ऐसा है तो फर्क है। तो ओपिनियन की बात हमने कहा कि ओपिनियन को हम साइड पे रखते हैं, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बंदे को अगर एक फैक्ट में मिस्टेक हुई है तो फिर देखेंगे क्या टू साइडेड है, अगर टू साइडेड है तो वो वॉइड हो गया। If one of the parties to contract is under a mistake as to matter of fact, contract is not voidable nor void। ना ही voidable होगा ना ही void होगा। A contract is not voidable because it was caused by a mistake of any law in force in Pakistan। एक कॉन्ट्रैक्ट महज इस वजह से वॉइडेबल नहीं होगा कि वो एक ऐसे लॉ की मिस्टेक है जो पाकिस्तान में था, क्योंकि नीचे रूल क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ट्यूटर नोट इसलिए कि आपकी आईकेप की किताब में जुमला नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जुमला आपके जहन में रहे और आप याद करते हुए इस जुमले को इससे गुजरा करें। तो किताब में कुछ जगह ट्यूटर नोट्स आएंगे। ट्यूटर नोट का मतलब होगा कि ये एक्चुअल किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हैज द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये जुमला समझ आता है? A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake must repay or return it। ये वाली बात तो आपको पहले से पता है, याद है? पोर्शन वगैरह में भी हमने कहा था अगर किसी के पास जोर जबरदस्ती चली गई या गलती से चली गई, तो गलती से अगर किसी के पास चली जाए तो उसने वापस करना।
तो रूल्स ये हैं जो आपके सामने लिखे हैं, किताब में फ्लो चार्ट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये फ्लो चार्ट आपके सामने शेयर किया कि आपको पिक्चर सारी समझ आ जाए। जी, वन साइडेड ड्यू टू फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो आसान अल्फाज में रूल दो ही हैं, टू साइडेड मिस्टेक वॉइड है, और मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जिस बंदे ने कानून नहीं फॉलो किया उसको जुर्माना वगैरह होगा। जी, वॉइड एब इनिशियो इनमें से कोई चीज है, ये जो टू साइडेड मिस्टेक है वॉइड एब इनिशियो, जिसमें दोनों को ही शुरू से ही एक मिस्टेक थी और दोनों को ही गलत बात पता थी। जी, अगर कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो तो उससे मिस्टेक नहीं लगती, उससे तो आप अगले बंदे की ओपिनियन चेंज करा देते हैं। मिस्टेक तो लगती ही तब है जब किसी ने धोखा दे दिया हो आपके साथ या गलत फहमी में धोखा दे दिया। जी, वन साइडेड में नॉर्मली वैलिड जो लिखा हुआ है, वन साइडेड इन्होंने कहा जी वन साइडेड की कोई एग्जांपल दे दें। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हें जो है वो ब्लैक कलर का घोड़ा बेचूंगा जो बड़ा तेज दौड़ता है, जबरदस्त। दूसरे बंदे ने वो घोड़ा खरीद लिया। जब वो घोड़ा उस तक पहुंचा तो वो घोड़ा छोटे कद का था, जबकि पहले बंदे को जिसने घोड़ा खरीदा उसको ये लगता था कि इस तरह का घोड़ा जो है वो तो बड़े कद का होता है। ना दूसरे ने वर्गलाया, ना गुमराह किया, ना परेशान किया, ये भाई साहब खुद ही से किसी किताब में पढ़ के बैठे थे कि इस नस्ल का घोड़ा तो हमेशा बड़े कद का होता है। अब ये वन साइडेड मिस्टेक है, बेचने वाले ने ना धोखा दिया, ना मिसरिप्रेजेंट किया, और ना ही उसको भी गलती थी कि ये बड़े साइज का होगा। अगर वो क्लियर था तो ये गलती सिर्फ एक बंदे को अपनी ही नादानी की वजह से हुई है। तो अगर हम यूं कर दें कि एक बंदा कहे जी ओहो सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो इस तरह तो आधे दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। खरीदार को तो आंखें खुली रखनी है। तो टू साइडेड मिस्टेक वॉइड है, वन साइडेड नॉर्मली वैलिड है, लेकिन अगर वन साइडेड मिस्टेक इसलिए हुई है कि दूसरे ने ही आपको मिस्टेक की तरफ ले जाया था, वो उसके पास दो ही ऑप्शन है, फ्रॉड या, अब ये जुमला नहीं लिखा हुआ किताब में, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये मैं अगेन एडिशनली आपको बता रहा हूँ कि टू साइडेड की बात हो तो आप फौरन से पलट के कहेंगे सर अगर वन साइडेड हो, फिर आप कहेंगे सर अगर वन साइडेड फ्रॉड से हो तो मैं पहले से ही बता दूं। तो ये मैप है ओवरऑल। सच्ची बात बताऊं आपको, आज हमने जितना पढ़ना था उससे कम पढ़ा है। मैंने इससे आगे 3 लाइनें आपको और पढ़ानी थी। कहेंगे सर 3 लाइनें पढ़ लेते हैं, छोड़ो, मैं फिर कल आपको बताऊंगा वो 3 लाइनों में शादी का जिक्र है। अब जो है ना आपने मिस कर दिया। ठीक है जी, अब आप लोग ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन और ये मिस्टेक है इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा।